ऐसे में आतमजीत सिंह साहब, मैं जरा आपसे ये इसलिए पूछ ले रहा हूं कि ये तो साफ साफ बोल रहे हैं, चिल्ला चिल्ला के ट्रम्प साहब बोल रहे हैं कि व्यापार व्यापार व्यापार। आपके आपस में, चाहे आपके घर में घुस के कोई टेररिस्ट आपको कत्लेआम करे, मारे, वो सब आप भूल जाइए। मैं आपसे कह रहा हूं कि सब भूल के आप दोस्ती करिए, हाथ एक दूसरे से के गले लगिए और ये सीज फायर करके, इस तरह का उन्होंने साफ साफ कहा, और वो रोज इसको रिटेरिएट कर रहे हैं। भारत ने अभी तक एक बार भी इसके विरोध में एक बार भी कुछ नहीं बोला है कि नहीं भाई, हम ट्रम्प से हमारा कोई मतलब नहीं है, हमें ऐसा लगा, जैसा कहते हैं कि एक डीजीएमओ साहब का फोन आ गया, उसकी वजह से हिंदुस्तान ने सीज फायर कर दिया। वहां के किसी अधिकारी का फोन आया, किसी मंत्री का नहीं आया, किसी संतरी का नहीं आया, किसी प्रधानमंत्री का नहीं आया, एक एक अदना से अफसर का फोन आया पाकिस्तान से, और हमने उसकी बात मान ली। ये ओवरऑल आतमजीत सिंह साहब, मुझे ये बताइए, ये टर्की वाला मामला जो है, इससे क्या भारत के किसी आर्थिक उस पर फर्क पड़ेगा, या भारत एक तरह से अपने को अकेला अकेला कर रहा है पूरी दुनिया में, और टर्की उसको रिएटरिएट कर रहा है बार बार कि हम तुम्हारे अच्छे और बुरे टाइम में पाकिस्तान को, उसने फिर स्टेटमेंट दिया है उनके प्रेसिडेंट ने। इस सारे उसमें वेयर वी स्टैंड, व्हाट वी गेन, जरा ये समझाने की कोशिश करिए आतमजीत सिंह साहब। देखिए आनंदवर्धन जी, एक मंडी होती है जहां व्यापार होता है और एक हीरा मंडी होती है। तो ये हीरा मंडी वाला व्यापार है। इस व्यापार को आपको जियोपॉलिटिक्स को समझना पड़ेगा, उसी के बाद आप टर्की का आकलन कर सकते हैं कि भारत ने ये कदम क्यों उठाया। जो सेलेबी एयरपोर्ट की बात उन्होंने की, एयरपोर्ट सर्विसेज की, जो 7 या 8 एयरपोर्ट्स पे प्रोवाइड कर रहे थे, वो अदानी ने टेक ओवर कर ही लेनी, आज नहीं तो कल। भाई वो 30-35% हिस्सेदारी उनको दे देगा, बाद में वो मेजॉरिटी स्टेक होल्डर बन जाएगा, बाद में उनको निकाल देगा, क्योंकि लॉजिस्टिक्स का काम है। लॉजिस्टिक्स में एआई भी आ रही है, और ब्लैक रॉक और जियो का ऑलरेडी टाई अप हो गया है लॉजिस्टिक्स पे। एआई के द्वारा फास्ट क्रेडिट देने का, फास्ट डिलीवरीज करने का, इंफॉर्मेशन गैदर करने का, और इंफॉर्मेशन और सैटेलाइट का तो सारा गेम है। स्टारलिंक का सैटेलाइट लगेगा, जियो का लॉजिस्टिक पार्क लगेगा, तो सारा डेटा उनके पास आ जाएगा। तो ये जो चाइनीज कंपनियां लोन दे रही थी आप लोगों को और उसके बाद फ्रॉड कर रही थी, वो सारी चाइनीज कंपनियों को खत्म कर देंगे हम एक ही सर्जिकल स्ट्राइक में। ये तो इसका एक बहुत बड़ा ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है। और जहां तक टर्की की बात है, टर्की का मैं आपको बता दूं कि टर्की के अलावा अजरबैजान का भी एक ट्रैवल एडवाइजरी दी गई है। अब आप ये देखिए कि अगर टर्की का 30-35 मिलियन का कारोबार है, डॉलर का कारोबार है ईयरली ट्रैवल का, उसमें भारत का शेयर कितना है? 0.04-0.05%। अगर यहाँ के सैलानी टर्की नहीं जाएंगे तो क्या टर्की का बिजनेस इफेक्ट हो जाएगा? बिल्कुल नहीं इफेक्ट होगा। अजरबैजान चले जाएंगे तो शायद नहीं जाएंगे, तो शायद वहां थोड़ा इफेक्ट हो जाए, क्योंकि अजरबैजान छोटी इकोनॉमी है, वहां ट्रैवल जो इंडस्ट्री है वो छोटी है, तो थोड़ा बहुत फर्क तो पड़ेगा। पर ये फर्क क्यों डालने की कोशिश हो रही है? आपको मैं थोड़ा सा पीछे लेके जाता हूं। अल जुलानी जब आए थे सीरिया में बशर अल असद की सरकार को गिराकर, तो उस समय यही कहा जा रहा था कि कतरी सऊदी अरेबिया की गैस पाइपलाइन को सीरिया के थ्रू, टर्की के थ्रू लेके जाना यूरोप में। आपको याद हो जब रशिया यूक्रेन वॉर हुई थी तो यूरोप में कई सेंट से प्राइसेस बढ़ गए थे, गैस प्राइसेस बढ़ गए थे। सर्दियों का टाइम आया था, रशिया ने कहा था कि मैं आपकी सप्लाई कम कर दूंगा या काट दूंगा। तो ऑस्ट्रिया में, डेनमार्क में और जितने भी कोल्ड कंट्रीज हैं वहां पे एक शोर मच गया कि अगर गैस नहीं मिलेगी तो हम लोग तो ठंड में मर जाएंगे। तो फिर अमेरिका ने इसका एक तरीका निकाला कि भाई ये गैस सप्लाई गैसप्रोम बैंक से टर्की के थ्रू जो रशिया की पाइपलाइन जा रही है, जिसकी वजह से वो नाटो कंट्रीज को जो है वो ब्लैकमेल कर रहा है, तो हम एक काम करते हैं, हम एक गैस पाइपलाइन डायरेक्ट कतर, ओमान से, सऊदी अरेबिया से सीधे खींच लेते हैं। अब उसकी जब ज्योग्राफी देखी गई तो ज्योग्राफी है कि सीरिया के बीच में से निकलनी चाहिए, नहीं तो वो टर्की तक नहीं पहुंचेगी, और टर्की से परमिशन उनको थी, आगे नहीं जाएगी। टर्की एक तरफ से आपके खुर्दिस्तान के लिए एसडीएफ को कंट्रोल करके बैठा है। उधर सीरिया में अल जुलानी साहब हैं। अल जुलानी साहब के ताल्लुकात आईएसआईएस के साथ थे पहले, उससे पहले अल कायदा के साथ थे, जो टॉप प्रीमियर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वर्ल्ड की। फिर उन्होंने अपना ऑर्गेनाइजेशन बदल लिया, अपना नाम बदल लिया, अब वो ट्रम्प साहब के जो है वो हितैषी हो गए। तो ये जो कतर टर्की की गैस पाइपलाइन है, ये नेचुरल गैस को कतर के साउथ प्रास नॉर्थ डोम से यूरोप, वाया यूरोप, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, सीरिया, टर्की होते हुए यूरोप लेके जाएगी। तो इसका जो मामला सारा असद रजीम के बदलने से, क्योंकि बशर अल असद ने कह दिया था कि मैं ये पाइपलाइन अपने कंट्री से निकलने नहीं दूंगा। दिसंबर 2024 में अल जुलानी के दमस्कस का टेक ओवर करने के बाद ये सारा मामला सॉल्व हो जाता है। अब ये रशिया का जो इन्फ्लुएंस है यूरोपियन एनर्जी मार्केट पे, उसको ये चैलेंज करेगा, क्योंकि ऑल्टरनेट रशियन गैस ऑल्टरनेटिव आपने दे दिया।
अब आप सवाल ये पूछेंगे कि अगर ये पाइपलाइन रशियन एनर्जी ट्रेड को अफेक्ट कर रही है तो इसमें भारत का क्या स्टेक है भाई? भारत क्यों इसमें पड़े? रशिया को नुकसान हो रहा है, यूरोप को फायदा हो रहा है, या आपका कतर को फायदा हो रहा है, तो उसका नुकसान भारत को क्या होगा? तो मैं आपको बता दूं कि कतर टर्की की जो पाइपलाइन है, इट विल अफेक्ट एलएनजी एक्सपोर्ट्स। जो हमारे एलएनजी एक्सपोर्ट्स आते हैं, इंडिया की जो एलएनजी अवेलेबिलिटी है वो कतर पे डिपेंडेंट है। और अगर ये पाइपलाइन गैस का फोकस अगर चला जाएगा कतर पे, तो वो एलएनजी सप्लाई हमें कम हो जाएगी या एलएनजी हमें महंगी हो जाएगी। तो जो आप सीएनजी से गाड़ियां चला रहे हैं यहाँ पे, आज मेरा ख्याल से 70, 75, 80 रुपए किलो मिलती है, फिर ये 150, 200 रुपए किलो मिलेगी। तो इससे भी भारत को नुकसान हो सकता है। और एडिशनली मैं आपको एक और चीज बता दूं कि इंडिया की अलाइनमेंट है मिडिल ईस्टर्न यूरोपियन कॉरिडोर के साथ। इसमें जॉर्डन और इजराइल जो है वो इंडिया के पार्टनर्स हैं। तो अगर ये इकोनॉमिक कॉरिडोर जॉर्डन और इजराइल से जा रहा है, तो ये कतर टर्की पाइपलाइन जो है उस जॉर्डन इजराइल इंडिया के जो ये कॉरिडोर को है उसको भी अफेक्ट करती है। तो इस वजह से भी टर्की का बॉयकॉट हो रहा है। यहां पर जैसे शिवसेना वालों ने कहा कि हम टर्की का बॉयकॉट करेंगे, रीजनल पार्टीज भी जो एनडीए की पार्टनर्स हैं उन्होंने भी, इसका मतलब है मोदी जी का इंटरेस्ट है इसमें। जब मोदी जी का इंटरेस्ट होता है तो रीजनल लेवल पे, महाराष्ट्र में, बिहार में, अभी आप देखेंगे थोड़े दिनों में बिहार के भी युवक निकल पड़ेंगे सड़कों पर, टर्की को बैन करो, टर्की को बैन करो। तो एक ग्लोबल पॉलिटिक्स में किस तरीके से डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की जाती है, उसका कोई अगर आपको एग्जाम्पल लेना है तो वो मोदी जी से लीजिए, क्योंकि मोदी जी की आंख होती है ग्लोबल पॉलिटिक्स पर और वो काम कराते हैं डोमेस्टिक टूल्स से। और बहुत सारे लोग जो इसमें यूज हो जाते हैं, इस्तेमाल हो जाते हैं, उनको पता भी नहीं लगता कि वो सारे खेर फेर में उनका इस्तेमाल किया जा रहा है, मामला कुछ और है। और जहां तक आपने ट्रंप की बात की, तो ट्रंप तो एक तरीके से पहले वो सऊदी अरेबिया जाते हैं, वहां 1.3 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट लेते हैं। आपको याद होगा जब उन्होंने शपथ ग्रहण की थी तो उनको 600 बिलियन की इन्वेस्टमेंट जो है ऑफर की थी एमबीएस ने, क्योंकि उनके पिछले कार्यकाल में 450 की थी। तो 2017-18 से 2022-23 अगर आप इन्फ्लेशन ले लें तो उन्होंने कहा 600 बिलियन के हम आपसे आर्म्स एम्यूनिशन खरीद लेते हैं। पर जब वो पहुंचते हैं वहां जहां से मोदी जी खाली हाथ आए, और अभी तक कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आई है कि सरकारी खर्चे पे अगर आप आरटीआई डालेंगे कितना करोड़ रुपया खर्च हुआ सऊदी अरेबिया जाने में, और वापस आ गए मोदी जी खाली हाथ वहां से सऊदी अरेबिया से, तो प्राप्ति क्या हुई भारत को? ट्रम्प जी को तो 1.3 ट्रिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट मिल गई वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। कतर गए, कतर में 1.2 बिलियन डॉलर की ट्रिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट मिल गई। यूएई गए तो उन्होंने कहा भाई जब वहां 1.3 मिली, एक जगह 1.4 मिली है तो हमसे भी ले लीजिए। तो इस तरीके से जब उन्होंने 3.5-4 ट्रिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट के प्रोमिसेस ले लिए बोइंग विमान बनाने के और एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट्स के, तो ट्रम्प साहब ये बताना चाहते हैं कि देखिए मैं तो बिजनेसमैन हूं, और अगर मेरे बिजनेसेस में भी अगर 2 बिलियन डॉलर का इजाफा हो रहा है इन कंपनीज के साथ, तो इसको अमेरिकन पॉलिटिक्स से कनेक्ट नहीं करना चाहिए। ये सिर्फ ट्रांजैक्शनल गवर्नमेंट की तरह इसको देखना चाहिए। तो मोदी जी भी क्या बुरा कर रहे हैं, वो भी तो अदानी और अंबानी को लेकर ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं। इसमें एक बात मैं चिन्हित करना चाहूंगा कि जो मुकेश अंबानी कतर पहुंचे नीता अंबानी जी के साथ और वहां लाइन में खड़े होकर डोनाल्ड ट्रंप को मिले, तो इसका कहीं ना कहीं आप उसका एरो यूज कर सकते हैं कि मुकेश अंबानी अपने क्रूड ऑयल जो उनको चाहिए जिससे उनकी रिफाइनरी चलती है, उसके चलते वो कतर, सऊदी अरेबिया और ट्रंप के साथ अपने रिलेशंस खराब नहीं कर सकते, क्योंकि ऑपोजिशन पार्टीज को पैसा देने के बाद ही उनका वेनेजुएला का जो खुला था कि उनको परमिशन मिल गई थी कि वेनेजुएला से आप स्वीट क्रूड इंपोर्ट कर सकते हैं। तो स्वीट क्रूड की जो रिक्वायरमेंट है मुकेश अंबानी की, उनके लिए वो बहुत बड़ी चीज है। इसलिए अगर उनकी मोदी जी से ठनती भी है तो ठन जाए, उनको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जी अनवर।